प्लांट ब्रीडिंग वाला चैप्टर शुरू करा था, इन्हांसमेंट इन ऑफ क्रॉप्स का, स्ट्रैटेजीज ऑफ क्रॉप इन्हांसमेंट वाला चैप्टर जो हमने शुरू करा था, उसमें हमने आपको बताया था कि प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट आपको पढ़ना है। प्लांट ब्रीडिंग का कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, थोड़ा एनसीईआरटी से भी पढ़ा था। तो हमने कल डिस्कशन किया था, हमने कल क्या पढ़ा था ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। कल हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था, हरित क्रांति, यानी कि एग्रीकल्चर के प्रोसेस को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए। जब आपको मैंने बताया था कि कभी जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी उस टाइम पर थोड़ा सा हमारे इंडिया के अंदर थोड़ा खाने पीने की फूड की कमी हो गई थी, तो बाहर के देशों से फूड मंगाया जाता था, अनाज मंगाया जाता था बाहर के देशों से। लेकिन अब हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि हमारा देश इतना फूड प्रोड्यूस कर रहा है, इतना फूड का निर्माण कर रहा है, इतना अनाज वैरायटी बना पा रहा है कि आज हमारे देश से बाहर के देशों में अब एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। जैसे कि आपको बहुत सारी वैरायटी, कल मैंने कहा था कि आम की इतनी सारी वैरायटी होती है, आप जानते हैं। बेटा आप गेहूँ की वैरायटी भी जानते होंगे, कितनी सारी वैरायटी गेहूँ की होती है, ठीक है ना। तो वो सारी वैरायटीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं अब, ठीक है। हमने कल बात की थी बेटा, हमने कल बात की थी कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, हमने कल बात की थी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की। कल वाला टॉपिक थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि उसी से आगे समझ पाएंगे। कल हमने बेटा ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की बात की थी। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग का हमने कहा था, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग तो हमें 9000 से 11000 साल पहले से पता है कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग क्या है, दो प्लांट को क्रॉस कराया, नया प्लांट जो आया, दैट इज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग। ये बात तो पहले से ही पता है कि अगर हम किस तरीके से ब्रीडिंग करवाते हैं, तो ये बात पहले से ही पता है। लेकिन ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, इस टाइम में इतनी सारी वैरायटीज़ जो बनाई जा रही हैं, वो अब प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि अब प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ हमें और किस चीज़ की जानकारी मिल चुकी है और किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ हमारे पास ये तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, नॉर्मल ब्रीडिंग है, नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग है, दो प्लांट को क्रॉस कराइए, नया प्लांट आ गया, हाइब्रिड आ गया, उसको आप उगा लीजिए, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें डिज़ायर्ड भी होते हैं और अनडिज़ायर्ड भी, यानी कि अनडिज़ायर्ड में जो हमारे इच्छा के अनुसार उसमें आए हैं और कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आए हैं। फिर हमने कहा था कि ये जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है, अब इस प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ हमारे पास बेटा अब पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग आ चुकी है, जेनेटिक्स की नॉलेज हमारे पास आ चुकी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की नॉलेज हमारे पास आ चुकी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की नॉलेज हमारे पास आ चुकी है। ये बन चुके हैं जेनेटिक टूल्स। क्या बन चुके हैं, जेनेटिक टूल्स बन चुके हैं। किसके लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए ये जेनेटिक टूल्स हैं, जिससे बहुत सारी वैरायटीज़ को अब बनाया जा रहा है। तो प्लांट ब्रीडिंग का आधार बन चुका है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो जेनेटिक की नॉलेज, जेनेटिक्स की जो नॉलेज है, उस जेनेटिक्स की नॉलेज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, किस पर, प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ कर रहे हैं, जिससे बहुत तरीके की वैरायटी बनाई जा रही है। क्योंकि अब हम वो प्लांट की वैरायटी बनाना चाहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की क्यों जाती है, हम क्यों करना चाह रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग, नई नई टेक्नोलॉजी को, ये जेनेटिक्स को यूज़ करके हम क्यों बनाना चाह रहे हैं नई नई प्लांट की वैरायटी। वो इसीलिए बनाना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी क्रॉप चाहते हैं, हम एक ऐसी क्रॉप चाहते हैं जो कि डिजीज़ फ्री हो, जिसमें कोई डिजीज़ ना लगे। हम एक ऐसी क्रॉप चाहते हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर से अपने आप को बचा सके, हाई टेम्परेचर जाए उससे बचा सके, अगर सैलिनिटी ज़्यादा हो, सैलिनिटी से अपने आप को बचा पाए, ठीक है। और अगर वाटर की कमी हो, तो इस तरीके से ये कंडीशंस जो होती है, सैलिनिटी यानी कि जो सॉल्ट की मात्रा है वो कम या ज़्यादा अगर सॉइल में हो, तो उसको वो क्रॉप जो है, वो फसल जो है सहन कर सके। ये हमारे डिज़ायर्ड करेक्टर होते हैं कि हम इन सारे करेक्टर्स को अपनी क्रॉप में लाना चाहते हैं। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार है, हम जैसा चाहते हैं वैसी क्रॉप बनाई जा सकती है। हम चाहते हैं कि क्रॉप जो है
वो डिजीज़ फ्री बने, जिसमें वो डिजीज़ लगे ही ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक्स की नॉलेज हमारे पास है, हमारे पास जेनेटिक्स की नॉलेज है, हमें ये पता है कि इस वाले ऑर्गेनिज्म का ये वाला जीन जो है, अगर ये वाला जीन जो है ये इस वाली डिजीज़ को बचा लेगा, मतलब इस ये अगर इस प्लांट में चला जाएगा तो इस पर जीन नहीं आएगा। आपने बेटा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, बायोटेक्नोलॉजी में आपने बीटी कॉटन और बहुत सारे इस तरीके की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ये पढ़े हैं। तो वहाँ आपको पता है कि किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए गए थे, बीटी कॉटन वगैरह, है ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उस जीन को लाकर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था, जिससे वो प्लांट में डिजीज़ फ्री बन चुका था। अब उसके पास कोई भी पेस्ट नहीं आता था, कोई कीड़े नहीं आते थे। तो इस तरीके से जीन की नॉलेज अगर होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स की नॉलेज अगर होगी, तभी तो हम उस जीन को किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये नॉलेज अब आ चुकी है जेनेटिक्स की हेल्प से। जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में सब कुछ पता लगाया जा चुका है, इसीलिए वो नॉलेज हमारे पास जीन्स की है। तो हम किसी भी प्लांट में इस तरीके से इंट्रोड्यूस इसको कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये वाली बात हमने की। तो हमने कल बात की थी इसी की कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग क्या होती है, ठीक है ना, और प्लांट ब्रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। ध्यान रखिएगा, हमारी ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती हैं, ज़्यादातर क्रॉप्स जो होती हैं वो डोमेस्टिक वैरायटी से बनाई जा रही हैं, डोमेस्टिकेटेड वैरायटी से बनाई गई हैं। डोमेस्टिकेटेड वैरायटी तो वही है, मैंने आपको कल बताया था ना, डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड। कल मैंने आपको बताया था वाइल्ड वैरायटी वो है जो, वो वाइल्ड वैरायटी वो है जो जंगलों में मिलेंगी, वाइल्ड यानी जंगली। वाइल्ड वैरायटी वो है जो कि हर तरीके के एनवायरनमेंट को सहन करने लायक होती है। वाइल्ड वैरायटी वो है जो हर तरीके के एनवायरनमेंट को सहन करने लायक होती है ना। और डोमेस्टिकेटेड वैरायटी वो होती है, डोमेस्टिकेटेड वैरायटी वो होती है जो हर तरीके के एनवायरनमेंट को सहन नहीं कर सकती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी होगी। हो सकता है कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट ना हो सकता है कि उसमें ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता ना हो, वो डोमेस्टिकेटेड होती है। वाइल्ड वैरायटी जो होती है, वाइल्ड वैरायटी के अंदर सभी प्रकार के कैरेक्टर हो सकते हैं। वाइल्ड वैरायटी को एक ही के अंदर नहीं है। वाइल्ड वैरायटी का मतलब है कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, उसके अंदर वो सारे कैरेक्टर हैं जो हमें चाहिए। तो वाइल्ड वैरायटी से ही नई नई वैरायटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव करके बनाते हैं, ठीक है। ये वाली बात हमने कल भी समझी थी कि वाइल्ड वैरायटी क्या। अब हम समझते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स, देखो बेटा, प्लांट ब्रीडिंग के जो स्टेप्स हैं, प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। क्वेश्चन आता है से कि जर्म प्लाज्म क्या है। पहला स्टेप जो है वो पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करना, जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करना। तो कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म का मतलब है जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करना। आप पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि जर्म प्लाज्म होता क्या है, जर्म प्लाज्म है क्या, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग के जो स्टेप्स हैं बेटा, पहला स्टेप कहलाता है क्या, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्वेश्चन बनता है यहाँ से
यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि जर्म प्लाज्म किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि जर्म प्लाज्म किसे कहते हैं। तो पहली चीज़ हमें ये समझना है बेटा कि जर्म प्लाज्म क्या है। पहला स्टेप प्लांट ब्रीडिंग का है जर्म प्लाज्म। देखो, अगर हमें ये है कि अगर हमें कोई नया प्लांट बनाना है, हमें कोई अच्छी वैरायटी वाला, हमें इम्प्रूव्ड वैरायटी वाला प्लांट बनाना है, तो हम करेक्टर को सोच के रखेंगे ना, हमें कौन सा करेक्टर चाहिए। हमें हो सकता है कि गेहूं की वैरायटी हमें बनानी है, अच्छी वैरायटी बनानी है गेहूं की, तो हम चाहते हैं कि भाई गेहूं की वैरायटी ऐसी हो जिसकी हाइट भी ज़्यादा हो फसल की, उसका गेहूं का दाना बड़ा हो, चमकदार हो, मोटा हो। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारी वैरायटी हो और डिजीज़ से रेजिस्टेंट भी हो, कोई डिजीज़ भी ना लगे उसमें। हमें ये सारी वैरायटी चाहिए। इसका मतलब जो करेक्टर हम चाहते हैं, जो करेक्टर हम चाहते हैं वो सारे जीन्स को इकट्ठा करना है, उन सारे जीन्स को इकट्ठा करना है। तो हम एक ऐसी वाइल्ड वैरायटी को ढूंढते हैं, एक ऐसी वाइल्ड वैरायटी को ढूंढते हैं जिसके अंदर ये सारे करेक्टर होते हैं, जिसके अंदर ये सारे करेक्टर होते हैं। तो बेटा पहली चीज़ हम लोग ये समझेंगे कि ये जर्म प्लाज्म है क्या। जर्म प्लाज्म सिंपल भाषा में समझ लीजिए। आप लोग बेटा जानते हैं कि जीन्स क्या है, आप लोग जानते हैं, मैं आपको प्योर लाइंस आपने सुना है, प्योर लाइंस क्या है ना। आप लोग जानते हैं कि वैरायटी क्या है। ये सब ना एक ही बात है, इन सब का मतलब एक ही है। हम जर्म प्लाज्म को समझ रहे हैं, तो एक्चुअली जर्म प्लाज्म शब्द जो है, ये जर्म प्लाज्म शब्द साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। कौन? ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, हम लोग जीन्स शब्द पढ़ रहे थे। एक्चुअली ये सारे शब्द किस में पढ़े जा रहे हैं? अब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए सीड के अंदर। हमने कहा सीड में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सबका मतलब एक ही है। जर्म प्लाज्म को ही जीन्स कहेंगे, जर्म प्लाज्म को ही प्योर लाइन कहेंगे, जर्म प्लाज्म को ही वैरायटी कहेंगे। जर्म प्लाज्म का मतलब है सम टोटल ऑफ जीन्स। जर्म प्लाज्म का मतलब है सम टोटल ऑफ एलील्स कह लीजिए आप। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स आपके डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आपके डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं, वो सब सम टोटल ऑफ एलील्स ऑफ जीन्स, सम टोटल ऑफ जीन्स, ऐसे समझ लीजिए आप, सम टोटल ऑफ जीन्स। यानी कि आपने जिस करेक्टर की बात करी, डिजीज से रेजिस्टेंट हो, उसका जीन भी होगा उस क्रॉप के अंदर। किसी फसल के अंदर वो सारे करेक्टर के जीन हों जो आप चाहते हैं। एक फसल के अंदर, एक ही फसल के अंदर वो सारे करेक्टर हों जो आप चाहते हैं, उसी को कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। भाई आपने देखा खेत में बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारी फसल लगी हुई है गेहूँ की, तो आप जाएंगे खेत में तो आप देखेंगे ना उसमें से कि कौन सा प्लांट अच्छा है। भाई जब उसकी फसल आ जाएगी, फसल बढ़ जाएगी, उसमें क्रॉप बन जाएगी, पॉडिंग हो जाएगी, मतलब गेहूँ के दाने आएंगे, जब गेहूँ की जो बाल होती है वो आएंगी, तो आप देखेंगे कि कौन सी क्रॉप ज़्यादा अच्छी है। आप पहले उसको देखेंगे ना, आप करेक्टर देखेंगे। आपने कहा भाई इसमें गेहूँ के दाने अच्छे आ रहे हैं, तो हमें ये वाला करेक्टर अपने नई क्रॉप में उगाना है, नई क्रॉप में बनाना है, तो आप अपने डिज़ायर्ड करेक्टर को ढूंढेंगे। तो वो डिज़ायर्ड करेक्टर आपको जिस वैरायटी में मिल जाएंगे, जिस क्रॉप के अंदर मिल जाएंगे, उनको आपको लेकर आना है। तो लेकर आने से मतलब कि उनको आपको कलेक्ट करना है, उसी को हम लोग कहते हैं जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म क्या? जर्म प्लाज्म का मतलब है एक फसल के अंदर वो सारे करेक्टर हों जो आप चाहते हैं, एक ही फसल के अंदर वो सारे करेक्टर हों जो आप चाहते हैं, या एक ही फसल के अंदर वो सारे जीन्स हों जो आप चाहते हैं। तो ये जर्म प्लाज्म शब्द इन सारे शब्दों को ही बताता है, लेकिन ये जर्म प्लाज्म शब्द एक्चुअली कौन यूज़ करता है? ये जर्म प्लाज्म शब्द प्लांट ब्रीडर यूज़ करते हैं वैरायटी के लिए, है ना, प्योर लाइन के। जीन्स शब्द जो जेनेटिक्स
कि रिसर्च करते हैं वो लोग यूज़ करेंगे। प्योर लाइन वाला शब्द जो है, ये प्योर लाइन का मतलब क्या है? प्योर लाइन का मतलब भी वही है कि एक जैसे, तो प्योर लाइन जो है ये भी जेनेटिक्स में यूज़ होता है। वैरायटी वाले शब्द जो है, ये वैरायटी जो है, ये वैरायटी भी कौन यूज़ करेगा? ये वैरायटी शब्द जो है ये भी जो किसान हैं वो यूज़ करेंगे इस वैरायटी को फसल। तो इन सब का मतलब एक ही है। आप जर्मप्लाज्म का मतलब याद रखिएगा, जो कि प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है। सम टोटल ऑफ जीन्स इन क्रॉप, सम टोटल ऑफ जीन्स, जितने भी जीन्स आप चाहते हैं, आपके जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं वो सब एक क्रॉप में प्रेजेंट होंगे, उसी को कहेंगे जर्मप्लाज्म। कैसे? जर्मप्लाज्म। बस समझ आ गया बेटा? तो ये जर्मप्लाज्म किसको कहेंगे? सम टोटल ऑफ जीन्स। किसको बोलेंगे? सम टोटल ऑफ जीन्स। अब हम इसको कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? कैसे करते हैं? जर्मप्लाज्म का कलेक्शन कैसे करते हैं? जर्मप्लाज्म का कलेक्शन कैसे करते हैं? ये जर्मप्लाज्म का कलेक्शन हम कल्टीवेटेड वैरायटी, यानी कि जो उगाई जा रही है इस समय, वो भी तो हो सकती है कल्टीवेटेड वैरायटी। कहीं पर फसल उगाई जा रही है, वो उसमें आपका डिजायर्ड कैरेक्टर है। कोई फसल उगाई गई है खेत में, वहाँ पर आपको आपका डिज़ायर्ड कैरेक्टर अगर मिल जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर जो है वो कहीं वाइल्ड वैरायटी से ही मिलेगा। हो सकता है कि कहीं पर जो फसल उगाई जा रही है वो कल्टीवेटेड वैरायटी कहलाएगी, कल्टीवेटेड वैरायटी। उस कल्टीवेटेड वैरायटी जो कि उगाई जा रही है इस समय प्रेजेंट में उगाई जा रही है, उसी में आपका डिज़ायर्ड कैरेक्टर, तो आप वहाँ से अच्छा सा प्लांट, मतलब आपका जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर होगा आप उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कहा कि जर्मप्लाज्म कलेक्शन हम कल्टीवेटेड वैरायटी से कर सकते हैं, और या फिर कोई इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाई गई होगी, इम्प्रूव्ड कल्टीवेटेड वैरायटी से कर सकते हैं, है ना? या मतलब कल्टीवेटेड वैरायटी या फिर इम्प्रूव्ड कल्टीवेटेड वैरायटी। इम्प्रूव्ड कल्टीवेटेड वैरायटी नहीं, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, किया जा चुका है, आप उसको ही अपना डिज़ायर्ड कैरेक्टर ले लीजिए ना, उसको ले लीजिए। दो पेरेंट लेने पड़ते हैं ना, आपने एक इम्प्रूव्ड कल्टीवेटेड वैरायटी से एक कैरेक्टर को ले लिया, दूसरा किसी और से ले लीजिए। तो इम्प्रूव्ड कल्टीवेटेड वैरायटी जो है उससे आप ले सकते हैं, ठीक है? और कहाँ से? प्योर लाइन से ले सकते हैं, और वाइल्ड वैरायटी से भी ले सकते हैं, वाइल्ड एंड म्यूटेंट वैरायटी से भी ले सकते हैं। तो हम इन सारी जगह से जर्मप्लाज्म का कलेक्शन कर सकते हैं। हम इन सारी जगह से जर्मप्लाज्म का कलेक्शन कर सकते हैं बेटा। ये प्योर लाइन क्या है? लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब क्या होता है ये देखिए ना बेटा। लाइन क्या होती है? लाइन का मतलब है एक पर्टिकुलर कोई क्रॉप। लाइन का मतलब होता है एक कोई क्रॉप जिसमें अपने पूर्वज कह लीजिए के जैसे कैरेक्टर हों, या सेम जीनोटाइप। लाइन का मतलब या प्योर लाइन का मतलब क्या है? वो क्रॉप जिसमें कि अपने डिसेंट के सिमिलर हो, है ना, लाइन कहते हैं। वाइल्ड और म्यूटेंट वैरायटी आप लोग जानते हैं। वाइल्ड वैरायटी जो कि जंगलों में मिलेगी, जंगली प्लांट जो होते हैं। म्यूटेंट वैरायटी का मतलब ये है कि वो वाइल्ड वैरायटी में कोई म्यूटेशन हो गया, म्यूटेंट वैरायटी बन गई। हो सकता है कि वो आपका डिजायर्ड कैरेक्टर हो। तो हम इन सारी जगह से जर्मप्लाज्म का कलेक्शन कर सकते हैं। हम इन सभी जगह से जर्मप्लाज्म का कलेक्शन बेटा कर सकते हैं, ठीक है? जब जर्मप्लाज्म का कलेक्शन हम कर लेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और जितने ज़्यादा वेरिएशंस होंगे, ये याद रखना, वेरिएशंस जितने ज़्यादा होंगे प्लांट में या क्रॉप में, वेरिएशंस जितने ज़्यादा होंगे, वेरिएशन ज़्यादा तो प्लांट ब्रीडिंग उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होगी। प्लांट ब्रीडिंग उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होगी। वेरिएशंस जितने ज़्यादा होंगे प्लांट ब्रीडिंग
उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होगी। इस बात को ध्यान रखना। तो प्लांट ब्रीडिंग का पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। हमें उन कैरेक्टर को ढूंढना है जो हम अपने प्लांट में चाहते हैं कि हम ऐसा प्लांट चाहते हैं। तो वो सब हमें एक वैरायटी के अंदर ढूंढना है, एक प्लांट के अंदर ढूंढना है या एक क्रॉप के अंदर ढूंढना है, जिसको हम लोग बोलेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। जर्म प्लाज्म ये रिसेंट ईयर्स में भी बना हुआ है, 2-4 साल पहले यह है। जर्म प्लाज्म का मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स, सम टोटल ऑफ जीन्स। किसी भी किसी भी क्रॉप में वो सारे जीन्स, किसी भी क्रॉप में वो सारे जीन्स जो आपके डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको कहीं किसी क्रॉप में मिल जाते हैं, तो उसी को कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो सबसे पहले तो हमें जर्म प्लाज्म का ही कलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए हम लोग जरा एनसीईआरटी में देखेंगे इस लाइन को बेटा, ये इम्पोर्टेंट ही है। पेज नंबर 171 पर है बेटा, पेज नंबर 171 पर है। ये देखिए, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरीड आउट इन अ सिस्टमैटिक वे वर्ल्ड वाइड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल कंपनीज। द मेन स्टेप्स इन ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ क्रॉप। किसी भी वैरायटी का जेनेटिक वैरायटी बनाना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप? पहला स्टेप इन्होंने दिया कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। एक ही बात है बेटा, मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। एक ही बात है, एक ही बात है ना। जर्म प्लाज्म में आपको एक तो बता बोला मैंने वेरिएशंस, तो एक ही बात है। चाहे आप इसको कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म बोलिए, चाहे आप इसको कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी बोलिए, एक ही बात है। देखिए आपको मैंने बताया ना, जर्म प्लाज्म का मतलब ही है वैरायटी, जीन्स, प्योर लाइन। तो ये जर्म प्लाज्म का मतलब वेरिएबिलिटी ही हो सकता है, एक ही बात है आपको बताया। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी जब आपको पता होगी तभी आप प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं। इन मैनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे वाइल्ड वैरायटी होती हैं जिनमें कि वो वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं, है ना, वाइल्ड वैरायटी में मिल सकते हैं। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वैरायटीज, species and relatives of the cultivated species, followed by their evaluation for their characteristics, is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population. The entire collection of having all the genes, the entire collection having all the genes of the diverse alleles for all genes in a given crop is called germ plasm collection। ठीक है, हमने कहा कि जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि वेरिएशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। वेरिएशन कौन से? जो आप चाहते हैं वही तो वेरिएशंस है, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। वो कलेक्शन आप वाइल्ड वैरायटी से ले सकते हैं, ठीक है ना, वाइल्ड वैरायटी से ले सकते हैं। मैंने कहा इन सब जगह से हम ये जर्म प्लाज्म को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, कल आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी कोई वाइल्ड वैरायटी से, मतलब आपके जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं वो आपको वाइल्ड वैरायटी में अगर मिल रहे हैं कि भाई ये वाइल्ड वैरायटी है, इसमें ये कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो आप एकदम से थोड़ी ना वाइल्ड वैरायटी को लाएंगे और क्रॉस करवा देंगे। आप पहले उसका एवेल्युएशन करेंगे। क्या करेंगे? उसको एवेल्युएट करेंगे। एवेल्युएट का मतलब उसकी चेकिंग करेंगे कि सच में इसमें वही कैरेक्टर हैं जो हमने सोचे थे। तो आप वाइल्ड वैरायटी को लाएंगे और उन वाइल्ड वैरायटी को आप क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के बाद उसके जो बीज बनेंगे उन बीजों को उगाएंगे। उन बीजों को उगाने के बाद आप उनसे बने हुए जो क्रॉप है उनको देखेंगे, तो आपको उनको देख के समझ आएगा। उनको देख के ही आपको एग्जामिन करके
पता लगेगा कि यस आप जो चाहते थे वैसे ही कैरेक्टर इसमें आएंगे। फिर जो आपने वो क्रॉप बना ली, क्रॉस करने के बाद आपकी जो क्रॉप बन गई बीज उगाने के बाद में, उन बीजों क्रॉप जो बन गए, उन क्रॉप में जो बीज आएंगे उन बीजों को आप करेंगे इकट्ठा, स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। क्यों? आगे फ्यूचर के ब्रीडिंग के लिए, फ्यूचर ब्रीडिंग प्लान के लिए, आगे प्लान ब्रीडिंग करनी है, उन्हीं बीजों से आपने उन बीजों को प्रिजर्व करके रख लिया है ना, बीजों को आपने प्रिजर्व करके रख लिया, क्योंकि उन्हीं बीजों से आप अब नई क्रॉप को उगाएंगे। क्योंकि आपने एग्जामिन कर लिया, आपने ये टेस्टिंग कर ली कि यस ये वाइल्ड वैरायटी के बीज में ये वाइल्ड वैरायटी में वही कैरेक्टर हैं जो हम चाहते हैं, तो हमने उसके बीज इकट्ठे कर लिए, यानी कि जर्मोप्लाज्म का कलेक्शन कर लिया। क्या कर लिया? जर्मोप्लाज्म का कलेक्शन कर लिया। जब जर्मोप्लाज्म का कलेक्शन हो जाता है तो पहला स्टेप हो गया कलेक्शन ऑफ जर्मोप्लाज्म। क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ जर्मोप्लाज्म। दूसरा स्टेप जो होता है, पहला स्टेप हुआ जर्मोप्लाज्म कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। दूसरा स्टेप होता है इवैल्यूएशन एंड selection of parents. Evaluation and selection of parents with desired character. With desired character. हमने कहा evaluation करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब है वाइल्ड वैरायटी है, आपको क्या मालूम है वास्तव में सच में वो कैरेक्टर इसके अंदर है या नहीं, तो आप उस प्लांट को लाएंगे, क्रॉस कराएंगे, नया प्लांट बना लेंगे, मतलब बीज बन जाएगा आपके पास, बीज आ जाएगा और बीजों को आप उगाएंगे, तो उससे जो प्लांट बनेंगे वो आपके पेरेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें आपके डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तो हमने क्या करा, पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है। वाइल्ड वैरायटी बुला के क्रॉस कराया, बीज बन गए, बीजों को उगाया, नई पर प्लांट जो बन गया, उन प्लांट में से हमने अपने डिजायर्ड कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया, उनको उसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। क्या कहेंगे बेटा? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। द जर्मप्लाज्म इज इवैल्यूएटेड so as to identify plants with a desirable combination of characters। हम जब इवैल्यूएशन करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हमारे वाले कैरेक्टर उस प्लांट में है या नहीं। इवैल्यूएशन मतलब चेकिंग करेंगे, हमें टेस्टिंग करनी है उसमें। The selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. Pure lines are created wherever desirable and possible. The selected plants are multiplied. प्लांट को सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई करा। फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया और क्या करा? मल्टीप्लाई करा। कैसे करा मल्टीप्लाई? बाय सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया भाई उसमें। सेल्फ पॉलिनेशन करा के हमने उन पेरेंट्स की बहुत सारी मात्रा इकट्ठी कर ली। हमारे पास अब बहुत सारे पेरेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का मतलब जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पेरेंट्स है ना, वो बहुत सारे हमने इकट्ठे कर लिए। क्यों? क्योंकि अब हम ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी को उगा सकते हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग की इसलिए जा रही है कि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो सके, ईल्ड को बढ़ाना है हमें, है ना, ईल्ड बढ़ानी है, उत्पादन बढ़ाना है, ईल्ड को बढ़ाना है। ईल्ड को बढ़ाने के लिए ही ये सारी प्लांट ब्रीडिंग की जाती है बेटा। तो पहला स्टेप हमने समझा डिज़ायर्ड कैरेक्टर को इकट्ठा करना। पहला कैरेक्टर हमने समझा
डिजायर्ड करेक्टर को इकट्ठा करना यानी कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यानी कि क्या, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। और दूसरा स्टेप हमने समझा कि इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। हमने ये भी इकट्ठा कर लिया कौन सा एलील चाहिए। हमने अपने पेरेंट्स, जो पेरेंट प्लांट थे, उन पेरेंट प्लांट को भी छांट लिया कि भाई ये, जैसे कि सपोज आपको कहीं जाते हो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप उनमें से सेलेक्ट करते हो ना जो आपको अच्छी लगती है। जैसे सपोज आप कोई चीज़ खरीदने के लिए गए, मान लो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कार खरीदने गए हैं या कोई भी चीज़ है, तो बहुत सारी अगर वहाँ पर रखी हुई है तो आप जैसा चाहते हैं वही चीज़ तो सेलेक्ट करके लाएंगे। इसी तरीके से क्रॉप्स बहुत सारे लगे हुए हैं, जो करेक्टर आपका डिजायर्ड करेक्टर है, आपकी इच्छा के अनुसार जो आप चाहते हैं वो करेक्टर को आप लेकर आ गए, आपने उसकी सेल्फिंग करा ली, उस प्लांट की सेल्फिंग कराने से आपके पास ज़्यादा मात्रा में पेरेंट आ गए, तो सिलेक्शन हो गया पेरेंट्स का। अब पेरेंट्स का जब सिलेक्शन हो गया तो तीसरा स्टेप क्या आता है बेटा, सिलेक्शन जब हो गया पेरेंट्स का तो तीसरा स्टेप होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स। आपने पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, अब पेरेंट्स का करना है क्या, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्या करना है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है नहीं, क्रॉस करना है किसके बीच, क्रॉस बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट्स। एक्चुअली ये क्रॉस है क्या, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ही तो होता है, यानी कि आप ये समझ लीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन ही तो है, क्रॉस पॉलिनेशन ही तो है ना। पेरेंट सेलेक्ट, जर्म प्लाज्म का कलेक्शन कर लिया, पेरेंट्स को भी सेलेक्ट कर लिया, अब उन पेरेंट्स के बीच में करा दिया जाएगा क्रॉस। दो प्लांट ले लिए, इन दोनों ही प्लांट में एक मेल एक फीमेल, दोनों में करा दिया गया क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। जो नई वैरायटी से बनेगी आगे, वो नई वैरायटी में क्या आएंगे, अच्छे अच्छे करेक्टर्स आएंगे, वो सारे करेक्टर्स आएंगे, क्योंकि वो हाइब्रिड बन जाएगी, अब नहीं हाइब्रिड वैरायटी बन जाएगी, और उस हाइब्रिड वैरायटी में वो सारे वेरिएशंस होंगे जो आप चाहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन ही है। ये हाइब्रिडाइजेशन एक ही स्पीशीज के दो प्लांट में कराया जा सकता है, एक ही स्पीशीज के दो प्लांट में कराया जा सकता है, एक ही वैरायटी के दो प्लांट में, एक ही दो जनरा के प्लांट में। तो इस तरीके से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की हम कई सारे टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें इंटर वैराइटल समझेंगे, इंट्रा वैराइटल समझेंगे, इंटर स्पेसिफिक समझेंगे और इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रही है क्या। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सेलेक्टेड पेरेंट्स का किस किस तरीके से किया जाता है, और उन तरीकों से, उन मेथड से कौन कौन सी फसल अब तक उगाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन।